तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को बैक टू द पवेलियन आ जाना चाहिए, यानी कि एंजॉयमेंट हो गया। अब थोड़ा सीरियस हो गए, एक पैटर्न में लग जाइए। दिन जो है वो बहुत कम है आप लोगों के हाथ में, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करो। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊं, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की मेंटेन रहे। पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसके आंसर आप लोगों को प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करके देना है। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। एंगेजमेंट होनी चाहिए दोनों साइड से। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा, बस आप लोगों को स्क्रीन को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अगर क्वेश्चन नहीं होता है सही और गलत हो जाता है तो फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिल रहा है जो कि अब तक आप लोगों को नहीं पता था। तो इस तरीके से जिंदगी को आप लोगों को डील करना होता है। जब भी कोई समस्या आए सामने तो इसका मतलब है कि कुछ नया सीखा। चैलेंज के तरीके से लो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ये छोटी सी भी आदत अगर जिंदगी में आप लोगों ने अपने लेकर इकट्ठा कर एक जगह संजोकर अगर आप लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि कभी भी कोई रुकावट आएगी तो आप लोग उसको चैलेंज के तरीके से लोगे और कुछ नया सीखकर आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये तो थी ज्ञान की बातें। आइए अब करते हैं यहाँ पर एग्जाम की बातें। क्वेश्चन होंगे, एक एक कर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे मैंने बोला है, पहले उसको एक बार स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करके तब आगे बढ़ना। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बोल सकता हूं कि सत सैया के दोयरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। यानी कि क्वेश्चन जो है वो देखने में काफी छोटा लग रहा होगा आप लोगों को, पर लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोग ये सारे जो भी शेड्यूल हैं वो रिवाइज कराने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, बात की जा रही है यहाँ पर एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा में। अगर आप लोग बात करते हैं तो स्टेट जो है वो डील करता है यहाँ पर कि कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब यहाँ पर हम लोग राज्यसभा के अंदर में राज्य के जो सीट्स हैं वो जब यहाँ पर एलोकेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची, दूसरे में बोला गया बी में तीसरी अनुसूची, सी में बोला गया फोर्थ और डी में बोला गया 9। सो सही आंसर क्या है यहाँ पर ए बी सी एफ डी। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को समझना है तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में टोटल मिलाकर कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा संख्या इनकी टोटल मिलाकर 12 है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो 12 शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनके टाइम पर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। और 12 के बारे में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने रिवाइज किए होंगे। शेड्यूल 1 जो है ये किस चीज के बारे में बात करते हैं? बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनके नाम और उनसे रिलेटेड जो बाउंड्रीज है उसके बारे में जो भी डिटेल है वो यहाँ पर शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 के अंदर में उसको रखा गया है। तो इसमें मतलब कि एक तरीके से नामांकन किया गया है, यानी कि पहले शेड्यूल में चीजों का नामांकन किया गया है। उन्हें कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम वगैरह धर दो, तो वही बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, दूसरा शेड्यूल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली स्पेशल पावर और सैलरीज है। यहाँ पर प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, तो उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी कि आगे चलकर जो भी चीजें यहाँ पर एक पैटर्न में आप लोगों को आगे बढ़ती नजर आएगी। यहाँ पर हम लोगों ने राज्य का नामांकन किया, अब उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी डिसाइड होगी, अच्छा ये सैलरी होगी, पर लेकिन सैलरी पर जाने से पहले आप लोग उनको एक तरीके से सिलेक्शन तो दीजिए। सिलेक्शन मान लीजिए आप लोगों ने दे दिया तो उनको कसम भी खिलानी है कि हाँ ओथ तो दिलाइए उनको। तो यहाँ पर शेड्यूल 3 जो है यहाँ पर ये बेसिकली ओथ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, थोड़ा सा इसको अदरवाइज मत लेना, जो अगर आप लोग किसी और रिलीजन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें इससे ओम आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ओम 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 इस तरीके से अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर ओम बन गया। इनके 3 सिरे शेड्यूल में यहाँ पर ओथ ली जा रही है ओम के नाम पर। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम पर ही ओथ लेते हैं, तो यहाँ पर अलग सिस्टम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से ओथ या फिर यहाँ पर प्रोमिस के बारे में बात की जाती है, ऑल द ऑथोरिटीज। ठीक है, एक्स यहाँ पर छोड़कर किसको, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली इसके थ्रू ओथ लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑल जो यहाँ पर ओथ ली जाती है वो शेड्यूल 3 यानी कि अनुसूची 3 के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। शेड्यूल 4 जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या बोल दिया, अब यहाँ पर ओथ ले ली तो भैया बैठने के लिए सीट भी चाहिए यहाँ पर,
तो राज्यसभा में एमपी जो काउंट होते हैं स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से, वो 4th शेड्यूल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि ठीक है, अब इनको कसम खिला दी, जो वो दिलाते हैं इनको बैठने के लिए जगह दो, ठीक है। अब बैठने के लिए जगह दे दी तो शेड्यूल 5वां जो होगा यहाँ पर, इनको बोलेंगे कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जाकर अब इनको सेवा करनी है। तो यहाँ पर 5वें और 6ठे शेड्यूल में यहाँ पर सेवा करनी है, जो यहाँ पर इन पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके ऊपर अगर आप लोग पॉलिटी में जाकर शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th के बारे में सर्च करेंगे, मैंने अलग से चैप्टर बना रखे हैं पॉलिटी के, तो उसको देखकर आप लोगों का सारा रिवीजन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा 5वें शेड्यूल में यहाँ पर बेसिकली शेड्यूल एरिया और इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की जा रही है कि कैसे उनके एरिया को यहाँ पर टैकल करना है। तो रीजन क्या है? रीजन यह है वह हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, यानी कि 1992 में। तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम तो हम लोगों ने ला दी, पर लेकिन रियलिटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी वाला एरिया था उनमें हम लोग इनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा देश आजाद हो चुका है और हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग चलती है, तो इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। तो उनकी जिंदगी को उनके हिसाब से यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेरेंट्स हमारे होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सिटी में रहना पसंद करते हैं, बाहर रहते हैं, और पेरेंट्स को बोलो कि बाहर चलना है, तो उनको वो नहीं कहती अनइजीनेस होने लगता है कि क्या करेंगे वहां पर जाकर, गांव में ठीक तो है, अपना सही तो चल रही है जिंदगी। तो वही वाली फील यहाँ पर बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी की आती है। उनको लगता है कि जिंदगी अच्छी तो चल रही है, फालतू में क्यों इन दुनिया में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। शेड्यूल 7वां जो है यहाँ पर, ये बेसिकली लिस्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है कि हमारे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं आप लोग सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। सेंटर की लिस्ट में जो भी कानून है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब मैटर के ऊपर सेंटर कानून जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। स्टेट के अंदर जो भी कानून है, जैसे मोटे मोटे तौर पर बोलो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली कानून बनाती हुई नजर आएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को ये क्या होगा कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे एजुकेशन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मिलकर काम करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो सारा ये माल मसाला जो है वो 7वें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बारे में कितनी बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज थी, तो याद रखना 8 लैंग्वेज थी। सॉरी, 8वें शेड्यूल की बात की जा रही है, तो यहां पर इसमें 14 लैंग्वेज थी। तो याद रखना आप लोग, इन 14 लैंग्वेज में प्लस 8 ऐड कर 8वें शेड्यूल में हम लोगों ने क्या कर दिया, 22 लैंग्वेज कर डाली। तो ये मैंने आप लोग काफी डिटेल में पढ़ाया कई बार, यानी कि ओरिजिनल अगर पूछ ले हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज थी, तो 14 लैंग्वेज थी। तो 8वें शेड्यूल में 8 और लैंग्वेज ऐड कर दी, तो टोटल 22 लैंग्वेज हो गई। अब ये 8 लैंग्वेज यहाँ पर कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड की गई है, अब ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और या फिर एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर 8वां शेड्यूल। 9वां शेड्यूल जो है ये वैलिडेशन के बारे में बात करता है, कुछ रूल और रेगुलेशन या फिर कोई कानून बना रखे हैं, अगर यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए तो उनको एक तरीके से बोला जाता है कि इसको वैलिड करार दे दिया, कोई ऐसी चीजें जो यहाँ पर इसके अंदर डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये 9वां शेड्यूल है। 10वें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि एडीएल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारी कंट्री में ये काम करता है कि कल को चलकर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, यानी कि कुछ भी ऐसा काम होता है कि आया राम गहराम वाली बातें होती है, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये वाला शेड्यूल। तो इसलिए यहाँ पर इसको एंटी डिफेक्शन यानी कि टूटे ना, यहाँ पर चीजें जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, तो इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन कानून के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन जो लॉ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में एक तरीके से जो स्टेबिलिटी बनी रहे, चुनकर तो आगे पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर उसको फॉलो किया जाना था। यहाँ पर बस ये कि जिस पॉलिटिशियन को जहां पर फायदा दिखा अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के उस वाली पॉलिटिकल पार्टी में जाकर जुड़ गया, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारी कंट्री में वो कौन सा संविधान में अमेंडमेंट करके और किस ईयर में लाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखते हैं। 1985 में यहाँ पर संविधान में संशोधन किया था। 1985 में यहाँ पर संविधान का संशोधन कौन सा था, ये था 52 यानी कि 52वां संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये अभी रिसेंटली हरियाणा पीसीएस के अंदर भी आप लोगों ने देखा हुआ क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, उसके अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि याद रखेगा, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, यानी कि इसके अलावा भी इसमें संशोधन किया गया था।
इसका एम क्या था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको बेसिकली एक तरीके से लिमिटेड साइज में रखने की बात की गई थी, ताकि यहाँ पर ज्यादा चीजें न बढ़े और सिचुएशन जो है वो एक तरीके से कंट्रोल रहे। इसमें यहाँ पर मुद्दा डाला गया। और एक छोटी सी बात यहाँ पर पहले ये था कि पहले 1/3 अगर टूटकर चले जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो उसको अलाउ किया जाता था, उसको बेसिकली टूटना नहीं, उसको मर्जर माना जाता था। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मान लीजिए 9 मेंबर है, ठीक है, तो उसमें से 1/3 टूटकर चले गए, यानी कि 6 मेंबर चले गए, तो इसको बेसिकली मर्जर माना जाने लगा, ठीक है। अभी इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया यहाँ पर, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे यहाँ पर कितना हो गया, तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर 3 हो गया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 3 मेंबर चले जाए तो 1/3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 3 3 9 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अगर 6 अगर मेंबर जाते हैं तो यहाँ पर 2/3 अगर जाते हैं तो अब इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो 4th शेड्यूल जो है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने इसका आंसर हो गया। तो ऐसे डिटेल में मेरा डिस्कस करने का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं रहे, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको आप लोग अच्छे से दूर कर पाए। अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, एक एक पॉइंट क्लियर कर आप लोगों को चलना है, ठीक है। जब जब देश के अंदर इलेक्शन होते हैं तब तब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है यहाँ पर जो कि कोर्ट को रोकता है कि वो यहाँ पर इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर न करे, यानी कि इलेक्शन जैसे चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए, उसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेयर न करे। कौन सा आर्टिकल आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, तो यहां पर बोला गया आर्टिकल 326, आर्टिकल 327, आर्टिकल 328 या फिर आर्टिकल 329। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि खासकर उस टाइम पर जिस टाइम पर इलेक्शन होंगे आप लोग इन चीजों को अगर छोड़कर जाओगे तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो खासकर इसीलिए बोलते हैं कि करंट वाली चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये पूछ ले कौन से पार्ट में रखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 324 के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल पार्ट 15 में, इनके 15वें पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 15वां पार्ट जो है वो कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है उसके बारे में चीजें देखने को मिलेगी। एक किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो याद रखना यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनके इलेक्शन तो कंडक्ट कराते ही कराता है। जब स्टेट के अंदर जाएंगे आप लोग, यानी कि राज्य के अंदर जाएंगे, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधान सभा और इसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के भी यहाँ पर इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और अगर इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप लोग पंचायती राज सिस्टम या फिर म्युनिसिपैलिटी, तो फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ से ये बागडोर छूट जाती है और वो स्टेट जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसके हाथ में बागडोर आ जाती है। क्योंकि 73rd और 74th संविधान में जो संशोधन किया गया था 73वां और 74वां, उसके बेस पर यहाँ पर स्टेट के अंदर जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जो कमीशन को अपॉइंट करती है वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन कराने का काम करता है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब ये आंसर आप लोग बताइए, बाकी फिर मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, ठीक है। अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। आंसर क्या है यहाँ पर इसका, आंसर सही आंसर बताइए, आंसर 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 सही आंसर क्या बताइए तो सही आंसर है इसका डी, ठीक है, यानी कि 329। कैसे समझते हैं थोड़ा एक एक कर। टोटल मिलाकर जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 324 से लेकर यहां पर आप लोगों को 329 तक देखने को मिलेगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक एक कर अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्टिकल 324 जो है ये बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिकल है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कैसे यहाँ पर इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंट करना है, कैसे यहाँ पर डायरेक्शन देनी है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम जो होता है आर्टिकल 324 में मेंशन है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट ढंग से काम कराने वाली बॉडी बनाए रखने की एक तरीके जद्दोजहद यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 325 यानी कि आर्टिकल 325 यहाँ पर बोला जाता है कि नो पर्सन टू बी एलिजिबल, यानी कि कोई पर्सन यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा कि उनको इंक्लूड करना है या फिर उसको वहां से आप लोगों को हटाना है किसी के बेस पर। यहाँ पर बेसिकली यानी कि एक तरीके से अगर इलेक्टोरल में किसी का नाम होना है कि ये इस रिलीजन का इसका नाम रख लो, दूसरे रिलीजन का हटा दो, ये इस रेस इस कास्ट या फिर ये मेल और फीमेल है तो फीमेल का रख लो, मेल का हटा दो, या फिर मेल का रख लो, फीमेल का हटा दो। तो ऐसा कोई भी हरकत जो है यहाँ पर इलेक्टोरल बनाने वाला नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई इंसान जो है 18 या फिर 18 साल से प्लस उसकी एज हो चुकी है तो वो यहाँ पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। आर्टिकल 326 के बारे में बात करें तो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो एडल्ट सफरेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। एडल्ट सफरेज मतलब इतनी एज हो गई है तो वोट डालने दो भाई साहब, और कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया यहाँ पर। यानी कि लड़का लड़की जवान हो चुके हैं, अपनी अधिकार को समझते हैं तो उनको ये अधिकार दो वोट डालने का, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। 327 और यहाँ पर 328 जो है ये दो एक जैसे सिमिलर आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे।
जिसमें पार्लियामेंट की पावर दे रखी है और उसमें स्टेट की पावर दे रखी है कि वो प्रोविजन बना सकता है इलेक्शन लेजिस्लेचर के लिए, और यहाँ पर बेसिकली जो स्टेट के अंदर जो भी चीजें उसके लिए यहाँ पर ये काम कर सकता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के बारे में। अब यहाँ पर लास्ट में जो आर्टिकल बच गया उसमें ये बातें रखी गई। आर्टिकल 329 में बोला ये गया कोर्ट को कि कोर्ट भाई देख यार, अगर इलेक्शन एक बार को चल गए ना उसमें यार तू पार्टिसिपेट मत करियो। कोर्ट बोल रहा है क्यों, मैं तो करूंगा अगर तुम बदतमीजी करोगे, तुम्हारी बदतमीजी होने दो। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि यार देख, अगर तू एक बार पार्टिसिपेट कर देगा यहाँ पर तो फिर यार वो इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग एक पर्टिकुलर इलेक्शन को एक टाइम में कंडक्ट कराएंगे और इतने यहाँ पर फेज में कंडक्ट कराएंगे, तो अगर तेरे पास में यहाँ पर कोई केस पहुंच गया तो इसका मतलब ये है हमारा तो राम नाम सत्य हो गया। इसका मतलब है कि 6 साल तक इलेक्शन चलते रहेंगे, पता नहीं कब तक मैटर सोल्व होगा। तो ये सही तरीका नहीं है। एक बार जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाए और तुमको लगे कोई गड़बड़ है और कोई तुमसे पूछे तो उसके बाद में आ जाना यार, तुम उससे पहले पर बीच में मत आ जाइयो। तो यहाँ पर ये खुद संविधान ने एक तरीके से कोर्ट को साइड में रख दिया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए और यहाँ पर ऐसा ना हो कि पता चला इलेक्शन लटके पड़े हैं। तो आर्टिकल 329 यहाँ पर ये बातें करता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डिफेंस के भी किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना के बारे में। तो जो स्वतंत्रता सैनिक है उनके सम्मान के लिए एक योजना है, उसके बारे में बात की जा रही है। कौन से मंत्रालय, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोग चीजों को आगे देखेगा। आंसर तभी देखना है जब आप लोग खुद से स्वयं अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, उससे पहले आंसर मत देखिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, क्योंकि अगर नहीं करोगे ऐसा तो इस वीडियो को कोई मतलब नहीं बन जाता है। जब आप एक बार अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद आंसर देखोगे, लंबे समय तक याद भी रखोगे। ठीक है, तो आंसर बताइए फिर आप लोग देखिएगा। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका सी। कैसे, आइए एक बार देख लेते हैं। ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी और जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या बातें हैं एक एक कर समझते हैं यहाँ पर। अभी रिसेंटली एक स्कीम रिसेंटली न्यूज में आई थी जिसका नाम था यहाँ पर SSY, यानी कि SSSY, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना इसको बोला गया, क्योंकि इस स्कीम को आगे एक्सटेंड किया गया रिसेंटली। अभी ये जो स्कीम थी ये पहले स्टार्ट की गई थी, पर लेकिन फिलहाल इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2021 से लेके 25-26 तक का भी यहाँ पर ये चलने वाली है। इसके लिए जो फंड दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल जो असिस्टेंस दिया गया है, ये 3,274 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ पर ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है। देखिए हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर है जिनके द्वारा एक मतलब एक तरीके से देश की आजादी के लिए काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है, तो एक तो वो बात ध्यान में रखते हुए ऊपर से अभी हम लोग यहाँ पर आजादी का जो बेसिकली अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फ्रीडम फाइटर या फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम है, जिसके चलते यहाँ पर एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको अभी यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, और ताकि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में भी यहाँ पर एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे यहाँ पर कि हाँ इनके द्वारा हमारे देश की जो आजादी मिली है वो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। आज की डेट में इस स्कीम का फायदा उठाने वाले अगर लोग आप लोगों से पूछे तो लगभग 23,500 के करीब लोग आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इनके 23,500 के करीब लोगों के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, और 2016 में ये स्कीम थोड़ी सी अपडेट की गई। इसके अंदर महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस जो है, एक रिलीफ जो है वो भी यहाँ पर देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग यहाँ पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो स्कीम का नाम क्या है, किसके लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्कीम के बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ओके, डिफेंस की कई सारी एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्ट मैच करने के लिए अगर आ जाए तो एग्जाम में आंसर कैसे करोगे, कई बार कंफ्यूजन में भी डाला जा सकता है आप लोगों को। जैसे बोला गया गरुड़ा शक्ति, इसी के साथ में यहाँ पर बोला गया हरिमोह शक्ति और मैत्र शक्ति। तो यहाँ पर बोला गया मैच कीजिए किसके साथ में सही आंसर है। एक का है यहाँ पर फ्रांस, बी के सामने है मलेशिया, सी के सामने है यहाँ पर श्रीलंका और डी के सामने है इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो ये आप लोग को बताना है। अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, और ये एक तरीके से रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है क्योंकि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। सारी स्कीम के बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। बात की जा रही है संप्रीति के बारे में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप लोगों को एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी। तो पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ में मेल मिलाप अच्छा रहता है, तो संप्रीति हो गई। ठीक है, मैत्रा शक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो श्रीलंका और इंडिया के साथ में है यहाँ पर। तो यहाँ पर मित्रता और शक्ति दोनों से काम करना पड़ता है, क्योंकि वरना ये श्रीलंका वाले किसकी, चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मैत्री एक्सरसाइज, तो मैत्री एक्सरसाइज यहाँ पर थाईलैंड के साथ में बैठकर। तो
तो हाथी मेरा साथी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो वहां पर बेसिकली जो राजेश खन्ना का हाथी रहता है, तो बेसिकली थाईलैंड में भी काफी सारे हाथी पाए जाते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली मूवीज में देखा होगा, ठीक है। इसी के साथ में वज्र प्रहार, तो यूएसए के साथ में, तो यूएसए जिसके ऊपर भी करता है तकड़ा अटैक करता है, तो यहाँ पर वज्र प्रहार आप लोग इसको बोल सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जीतता नहीं है, कई बार मुखी खाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा वियतनाम के अंदर में, और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान ने बेसिकली एक तरीके से भगाया, ठीक है। युद्ध अभ्यास आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इंडिया और यूएसए के बीच में, तो युद्ध अभ्यास तो अभ्यास करते रहते हैं, पर लेकिन युद्ध जो है नॉर्मली नहीं होता है, वो एक अलग बात है। नोमैडिक एलिफेंट, तो यहाँ पर ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में देखने को मिलेगी। मंगोलिया की लोकेशन आप लोग एक बार देखिए, तब इसके साथ में और अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये मंगोलिया आप लोगों को बीचों बीच देखने को मिलेगा। तो रसिया और चाइना के बीच में आप लोगों को मंगोलिया नजर आ रहा होगा। ये ऊपर रसिया हो गया, नीचे चाइना देखने को मिलेगा, इसके बीच में मंगोलिया है। मंगोलिया की सिचुएशन ऐसी है जैसी नेपाल की इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलती है। तो ये दोनों के बीच में एक बफर जोन या फिर एक सैंडविच आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस कंट्री के साथ में एक्सरसाइज करना ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि चाइना का पड़ोसी है। गरुड़ा शक्ति आप लोगों को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर इंडोनेशिया को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इधर अगर आप लोग आएंगे तो नीचे आप लोग को इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। जूम कर चीजों को जरूर देखा करो, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ और आसपास की चीजें भी आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो ये इसके बारे में होगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में आप लोगों को देखने को मिली। तो फ्रांस में अगर लेकर चला जाए तो आप लोगों को फ्रांस यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैपिटल है इसकी पेरिस। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग को फ्रांस नजर आ जाएगा। धर्म गार्जियन के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया और जापान के बीच में आप लोग को एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। अगर जापान आप लोग को चलना है तो जापान आप लोग को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। ये रहा जापान, ठीक है। टोक्यो यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गई। इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और फिर इधर चाइना वगैरह हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सूर्य किरण। तो इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल की लोकेशन मैंने भी आप लोगों को दिखाई। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में। इसी के साथ में SI, देखिए यहाँ पर नाम से आप लोग बेसिकली कई बार निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हो गया एस से हो गया बेसिकली सिंगापुर, आई से इंडिया, और ये मैरीटाइम बैलेटिकल एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज आप लोग को नजर आ जाएगी। अपनी कंट्री के नीचे थोड़ा आप लोग यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा इसको बेसिकली मैप को आप लोग जूम करेंगे तो सिंगापुर आप लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आप लोग सिंगापुर देख सकते हैं, ठीक है। इधर से यहाँ पर ये मलक्का स्टेट है, काफी फेमस रहते हैं यहाँ पर। तो मलक्का स्टेट बेसिकली अंडमान जो सी है यहाँ पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर अगर बात करें इधर से अगर आप लोग होते हुए यहाँ से आओगे तो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, काफी लार्ज स्केल पर व्यापार आप लोगों को यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। तो मलक्का सी जो मलक्का स्टेट से होते हुए अगर कोई जाता है तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है यहाँ पर। इसी के साथ में शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में, और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अगर थाईलैंड आप लोगों को देखना है तो ये भी आप लोगों को यहीं पर पड़ोस में ही नजर आ जाएगा। यानी कि पड़ोसी के साथ में एक्सरसाइज काफी खेलते हैं हम लोग, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और बांग्लादेश और श्रीलंका तो आप लोग जानते हैं, फिर भी दिखा देता हूं जिसको नहीं पता है। नीचे श्रीलंका हो गया और ऊपर आएंगे तो बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश वो एरिया है जो सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है हमारी कंट्री के साथ में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और बाकी ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर शक्ति 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 आ जाए तो शक्ति में कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति इंडिया फ्रांस, गरुड़ा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, हरिमाओ शक्ति यहाँ पर इंडिया और मलेशिया, इसी के साथ में मेत्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका? आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी, ठीक है। तो आंसर क्या यहाँ पर? आंसर हो गया इसका डी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है देखो यार बिल्कुल फैक्चुअल है। ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली रिवीजन कर याद रखनी है चीजें। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाना होता नहीं है, ठीक है। पता होगा तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे और नहीं पता होगा तो छूट जाएगा। पर फिर भी अगर ये नहीं कि सारी चीजें आप लोग को रटनी है, जैसे कुछ मोटी मोटी चीजें अगर आप लोग याद रख लेंगे, जैसे नेशनल वाटरवेज 2 के बारे में पूछा गया, नेशनल वाटरवेज 1 के बारे में अगर आ जाए यहाँ पर, तो कुछ ऐसे बड़ी बड़ी हैं चीजें जिनको आप लोग याद रखते हैं और उनके बीच में फिर आप लोग पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका होता है जब आप लोग कहीं गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो आप लोग को ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरीके से नहीं कि बिल्कुल एक एक पॉइंट रास्ते पर याद होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉलेज पड़ता है, वहां पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये गांव पड़ता है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अच्छा उस सिटी में से क्रॉस होकर जाते हैं। अच्छा यार वहां पे तो एक टावर हुआ करता था, वहां पर बेसिकली उसका ये कहते हैं बिजली का एक बहुत बड़ा खंभा या फिर मोबाइल का टावर हुआ करता था, कोई बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, तो उनको इस तरीके से रिकॉल कर लेते हैं ताकि रास्ता नहीं भूला जाए। नॉर्मली आप लोग देखेंगे कोई ड्राइवर ये काम करेगा तो ये काम आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर भी। तो एक आसान तरीका है चीजों को याद रखने का। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। नेशनल वाटरवेज जो है हमारी कंट्री में, यानी कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कि यहाँ पर कौन सी नदी से कनेक्ट आप लोग को नजर आएंगे। बोला जा रहा है नेशनल वाटरवेज 73 यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में कनेक्ट है।
नेशनल वाटरवेज 4 ये नर्मदा रिवर के साथ में कनेक्ट है। नेशनल वाटरवेज 68 ये यहां पर मांडोवी रिवर के साथ में कनेक्ट है। और नेशनल वाटरवेज 2 यहां पर कृष्णा रिवर के साथ में कनेक्ट है। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अगर आप लोगों को इसका भी पता है ना वो अकेला यहां पर कि ये कौन सा है नेशनल वाटरवेज, कौन सी रिवर के साथ में कनेक्ट है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन बन जाएगा कि आप लोग तुरंत इसका आंसर दे डालोगे। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ चीजें अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोगों को पता ना हो कि बाकी थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, 68 कौन सा है, कोई मतलब नहीं है। एक पता हो तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो यहाँ पर ए में बोला गया है यहाँ पर 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 4 3 1, डी में बोला गया 3 2 1 4 और डी में बोला गया यहाँ पर 4 1 2 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, तो देखिए इसको आप लोग कम से कम याद रख लीजिएगा, एक दो तो कम से कम पता होना चाहिए। ये नेशनल वाटरवेज अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, ये 2 जो है ये है किसके बारे में, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्ट आप लोग देखते हैं डी का 1 हो गया, तो आंसर इसका बी हो गया सीधा सीधा। ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर बाकी क्या हो गया, जब ये तो पता चल ही गया, अगर आप लोगों को आगे ये नहीं कि छोड़ देना है क्वेश्चन को यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर डी का 1 हो गया, ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया। अब ए क्या है यहाँ पर, ये है NW73, तो इसका क्या है, इसका यहाँ पर ए का क्या हो गया, ए का यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि नर्मदा रिवर के साथ में कनेक्ट हो गया यहाँ पर। बी का 4 हो गया, NH4, यानी कि यहाँ पर NH नहीं है, यहाँ पर NW है, यानी कि नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवेज है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, बी का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 में क्या है, कृष्णा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, कृष्णा रिवर आ गई और बच गया अकेला, तो यहाँ पर ये मांडोवी रिवर। तो बहुत सारे यहाँ पर मैंने सारा एक जगह चार्ट इकट्ठा करके आप लोगों को दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम से कम एक दो बड़े बड़े जो है उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है यहाँ पर, अगर बात करें फर्स्ट आप लोगों से पूछा जाए भागीरथी रिवर या फिर गंगा रिवर, तो यहाँ पर गंगा, भागीरथी और हुगली, तो सबको कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है। और हमारे देश का सबसे लंबा वाटरवेज भी यही है, यानी कि जलमार्ग सबसे लंबा यही हमारे देश में 1620 किलोमीटर के करीब। नेशनल वाटरवेज यहाँ पर दूसरे नंबर पर यह है ब्रह्मपुत्र रिवर का, यह है 891 यानी कि 891 किलोमीटर के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेशनल वाटरवेज 4 मैंने भी आप लोगों को बता दिया, ये कृष्णा रिवर के बारे में है, जो खासकर न्यूज में भी रहती है, उनके बारे में कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। जैसे सोवा आप लोग याद लीजिए। ठीक है, इतना तपा यानी कि तपते तपते 100वें नंबर पर पहुंच गया, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ये तापी रिवर से कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नर्मदा रिवर का 73rd आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वो रिवर है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ये है यहाँ पर मांडोवी रिवर। ठीक है, ये आप लोगों को NH68 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप लोगों को लगता है आप लोग इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में पता है कि न्यूज में रहती है, कम से कम 2-4 उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन उसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सजेशन है, बाकी आप लोग करोगे वही जो आप लोग का मन करेगा। मेरा काम था सजेशन देना, अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर, और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर कहीं पर डाउट होता है तो थम्स डाउन देकर या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, वैसे प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। बात की जा रही है इंडिया के बारे में, तो इंडिया को अभी यहाँ पर पहला 100% यानी कि 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि सारी महिलाएं आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि चप्पे चप्पे पर महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसके लिए एक पूरा एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। तो कहां पर, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। सही आंसर यहां पर क्या है, A B C F D, ये आप लोग को बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए इसको, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं आखिर ये न्यूज में क्यों है, डिटेल में एक एक पॉइंट कर। तो आंसर होगा यहां पर इसका बी, यानी कि ये बनाया जा रहा है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए मुद्दा क्या है, यहाँ पर हमारी कंट्री का पहला है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और 100% वुमेन का है तो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, और हैदराबाद में है तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गए जिनको आप लोगों को याद रखना है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है FICCI, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करूं FICCI, तो ये काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इसका नाम है। ये जो बनाई गई थी आज से नहीं, ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1927 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और ये ऐसा नहीं कि अपने आप ही बन गई, ये इसके पीछे काफी महान पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तब जाकर JD बिरला और इसी के साथ में पुरुषोत्तम दास, जो यहाँ पर ठाकुर दास के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में।
इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री में काफी शानदार तरीके से काम करती है। और ऐसा नहीं हमारे ही देश में काम करती है, ये बाहर भी आप लोग काम करती नजर आएगी, ठीक है। तो उसी के पैटर्न पे जो यहाँ पर बेसिकली महिलाएं हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रमोट करने की बात की जा रही है यहाँ पर FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जहां जहां पर भी महिलाएं अगर स्किल डेवलपमेंट का काम करें या फिर उनके एजुकेशन उनके बिजनेस के लिए काम किए तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी काम कर सकती हैं, अलग अलग भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है और प्राइवेट वाले भी अगर आए तो यहाँ पर काम कर सकते हैं अच्छे से, खासकर महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर मैच करने के लिए आ जाता है। और बताइए कि पेयर को मैच कर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 अगर इनको पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा किसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बोला गया कौन सा पेयर नोट मैच, यानी कि एक जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें आर्टिकल 14 तो बात की जाए गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी ऑफ द वुमेन, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है यहाँ पर ये बेसिकली प्रोविजन के बारे में बात करता है कि कैसे यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ वुमेन, ठीक है। आर्टिकल 41 जो है यहाँ पर एक तरीके से ये बोलता है कि स्टेट को प्रोविजन बनाने चाहिए सिक्योर करने के लिए जो ह्यूमन कंडीशन ये वर्क के लिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। तो आर्टिकल 41 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 43 जो है यहाँ पर स्टेट जो होता है उसको पावर मिलती है ताकि ऑल द वर्कर जो है उनको वेजेस वगैरह जो है वो प्रॉपर मिले और उनके काम करने का जो माहौल है वो भी अच्छा रहे। अगर आप लोगों को ध्यान से वो टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर, खासकर ये वाला मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया था, मैंने कहा ये मत भूल जाना, ठीक है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी बातें अभी देखने को मिली है। बाकी 14, 15 तो 43 सारे के सारे सही है, पर ये वाला यहाँ पर घपला हो गया। क्या घपला हुआ यहाँ पर? ये आर्टिकल 42 है जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था काफी डिटेल में, और बोला था कि जब और मैटरनिटी लीव के बारे में बात करिए, मैटरनिटी रिलीफ मतलब यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट है और यहाँ पर बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 42 में यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन की गई है चीजें, और ये कहां पर आता है तो याद रखिएगा पार्ट 4 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो डीपीएसपी रहती है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जाकर, टोटल मिलाकर 15 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये 15 आर्टिकल यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो उसका 42nd आर्टिकल जो है यहाँ पर वो इसी चीज से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये 43 हो गया और यहाँ पर ये 14 हो गया। तो ये कुछ कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसके बारे में सारे आर्टिकल एक एक कर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया सी। तो सी यहाँ पर बेसिकली ये करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि ये गलत आंसर है। इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस किया है, पर लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वैसे इन्फ्लेशन के बारे में भी है और क्या क्या मुद्दे होते हैं एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने है। बोला गया ड्यूरिंग इन्फ्लेशन स्पेंडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है और इसी की वजह से यहाँ पर ये हाई होती है और यहाँ पर लो आप लोगों को अगर बोला गया ड्यूरिंग इन्फ्लेशन स्पेंडिंग गोज हाई वेयर लो इन स्टैगफ्लेशन, इनकी स्टैगफ्लेशन में आप लोगों को कम स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो ऊपर चली जाती है, जबकि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर डाउन होती है इन्फ्लेशन के टाइम पर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइस जो होते हैं वो डाउन जाते हैं और यहाँ पर हाई होते हैं स्टैगफ्लेशन के टाइम पर। ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ता है और इन्फ्लेशन के टाइम पर कम होता है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 2, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 3 4, सी में बोला गया 2 3 और डी में बोला गया 1 4। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। पहले यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने मुद्रास्फीति के बारे में सुना होगा। तो ये एक शब्द होता है जो महंगाई के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, पर लेकिन समझते हैं पहले एक बार स्टैगफ्लेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें प्राइस जो होते हैं बढ़ गए, इन्फ्लेशन भी बढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन भी बढ़ते हैं, तो प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए, पर लोगों की स्पेंड करने की क्षमता भी यहाँ पर कम हो गई है, यानी कि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास में पैसा नहीं है तो खर्च नहीं करेंगे और खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा जब यहाँ पर यानी कि मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं जाएगी। जब डिमांड और सप्लाई ही कम हो गई तो प्रोडक्ट बनने कम हो गए, अगर प्रोडक्ट बनने कम हो गए तो लोगों को लात मार मार कर जॉब से बाहर निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो स्टैगफ्लेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के लिए एक तरीके से काला धब्बा माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर कोई कंट्री स्टैगफ्लेशन की कैटेगरी में चलेगी तो भाई साहब वो घुटनों के बल गिरेगी आकर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जबकि इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था ये पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिलती है।
मैंने बोला था 3 तरीके से महंगाई बढ़ती है। पहला तरीका कौन सा होता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई और सप्लाई बेसिकली कम रह गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर और ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए आप लोगों को कल को चलकर एक लैपटॉप खरीदना है, तो मार्केट में लैपटॉप की कमी होगी, तो और ज्यादा लैपटॉप बनाने पड़ेंगे, कोई ना कोई कंपनी बनाएगी ना कोई लोग काम करेंगे ना, तो वहां पर एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई के तौर पर यहां पर लोगों को काम मिलेगा, तो ये अच्छा होता है, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव है। दूसरा बोला गया था मैंने, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, तो सैलरी बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा, लोग जो है सैलरी बढ़ेगी, उनके हाथ में सैलरी आएगी, तो सामान खरीदने जाएंगे, तो इससे भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बात होगी, तो अच्छा होगा। तीसरे वाला जो था वो नेगेटिव था, यानी कि एक तरीके से जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ गया। रॉ मटेरियल मतलब जैसे आप लोग चाय पीते हैं, तो मान लीजिए आप लोग पहले 5 रुपए की चाय का कप लेते थे, अब वो चाय का कप जो है 15 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि चाय के पत्ती के प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए मार्केट में, तो इसकी वजह से यहाँ पर रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल फिर चीनी के प्राइस बढ़ गए, दूध के प्राइस बढ़ गए, तो आप लोग की चाय महंगी हो गई। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल की वजह से जब प्राइस बढ़ता है तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरनाक होता है, तो ये गंदा होता है, तो ये बेसिकली नहीं होना चाहिए। बाकी दो चलते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस हाई जब होता है तो स्पेंडिंग यानी कि लोग और ज्यादा खर्च करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है कुछ हद तक यहाँ पर वो अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन चाहे कोई कैसा भी पूछ लेना आप लोग को, आप लोग क्वेश्चन को उठा उठाकर पटकोगे और पटक पटक कर उठाओगे, तो ये इस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करना है। तो सही आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बोला गया ड्यूरिंग इन्फ्लेशन स्पेंडिंग बढ़ती है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ती है, पर यहाँ पर स्पेंडिंग करने की क्षमता ही नहीं रहती है। इसमें बोला गया ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ता है, यहाँ पर कम होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है। ओके, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, और आप लोग इसको कई बार कंफ्यूजन में आके नहीं समझ में आता है कि यार ये सही है या फिर गलत है। बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को बताना कि प्रेस जो है यानी कि जो मीडिया है वो डायरेक्टली मेंशन है किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा सोचकर और रुककर आंसर को दीजिएगा, क्योंकि अफरा तफरी में भागम भाग में आंसर नहीं देना है कि वाव यार ये तो पता है, सुना हुआ है, कहां पर आता है, यहां पर आता है, कहां पर आता है, यहां पर आता है, बिल्कुल सही यहीं पर आता है, पर लेकिन क्या संविधान में मेंशन था ये या मेंशन है, तो ये आप लोगों को समझना है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर बताइए। सही आंसर यहाँ पर डी। कैसे समझ लेते हैं, जब आप लोग संविधान में जाओगे आर्टिकल 19 जो है उसमें कई सारी चीजें मेंशन है, जैसे आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है उसमें स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग की आजादी इतनी हो कि आप लोग दादागिरी चलाएं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है 19 के 2 में। आर्टिकल 19 का अगर बी में बात करोगे तो असेंबली कर सकते हैं पीसफुल विदाउट आर्म, हथियारों के बिना आप लोग कहीं पर इकट्ठे होकर बातें कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 1 का सी है एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव्स, तो ये शब्द जरूर याद रखिएगा क्योंकि कोऑपरेटिव अभी जो है वो नई नई ऐड हुई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बन क्या जाएगा, और ये यहाँ पर शायद उत्तर प्रदेश का स्टेट पीसीएस का पेपर था, उसमें पूछा भी गया था यहाँ पर ये क्वेश्चन, और उसको शायद एक और कोई से एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो इसको याद रखेगा। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था अभी संविधान में लगभग 2011 के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते जो कोऑपरेटिव ऐड की गई थी ये आप लोग को देखने को मिलेगी, ये पार्ट जो 9 है उसके बी में आप लोग को कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव जो है ये यहाँ पर रिसेंटली अभी ऐड की गई थी, तो यहाँ पर ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट के सी में, सी का मतलब कोऑपरेटिव्स, तो उसके साथ में कनेक्ट कर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जो डी है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, आप लोग कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जो ई है ये रेजिडेंस और या फिर सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, कहीं पर भी जाकर आप लोग रह सकते हैं देश के अंदर में, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कहीं जाने से रोकेगा, क्योंकि हमारा संविधान खुद अपने आप स्वयं आप लोग को यह अधिकार देता है। आर्टिकल 19 जो है यहाँ पर उसका जी जो है ये प्रैक्टिस के और प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को बोला गया यहाँ पर। तो जो फर्स्ट है यहाँ पर ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, तो इसी में से हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग बोलकर कर सकते हैं, किसी को आप लोग एक नहीं बातें बताकर, साइन बनाकर, लिखकर। तो जब लिखने की हम लोग बात करते हैं तो फिर यहाँ पर मीडिया पिक्चर में आ जाता है कि मीडिया भी तो एक तरीके का एक मुद्दा हो गया ना कि लिखकर हम लोग चीजों को बताते हैं, तो यहां से इसको निकाला गया है। ये बेसिकली कोर्ट के कई सारे केसेस आए, उसके बेस पर यहां पर एक्सप्लेनेशन निकल कर आया, तो उसके बेस पर यहां पर ये निकल कर आया, डायरेक्टली संविधान के अंदर में ये लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ये आंसर जो है 19वां मिलेगा पहले, और आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, तो आंसर डी है नन ऑफ द अबोव। तो ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए बनाए जाते हैं, और आप लोग बोलते हो कॉलर खड़े करके वाह क्वेश्चन आता था भाई साहब, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसे ही अटेम्प्ट करके आया हूं, पर ऐसा होता नहीं है रियलिटी में अगर देखोगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। कुछ
और थोड़ी सी बातें बता देता हूं जब यहां पर इसके बारे में पढ़ाई हो रहा हूं। राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट टू फ्रीडम जो एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 23, 24। तो चाइल्ड लेबर आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। और इसके ऊपर तो इतने स्टार लगा लेना जितने कम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलीजन के बारे में दुनिया भर के इश्यूज अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ जो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 यानी कि 25 से लेकर 28। और कल्चर के बारे में मैंने डिस्कस किए थे कई सारे आर्टिकल यहाँ पर। तो आर्टिकल 29 और 29 और 32 है यहाँ पर ये। और ये प्रॉपर्टी वाला अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर। तो याद रखिएगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये 32 जो बेसिकली पता होना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर में आती है। जो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर ये डिलीट किया गया था तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 1978 के अंदर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिख देते हैं जबकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो दोनों काफी इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने डिक्लेयर कर अच्छे से डिस्कस कर दिए। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी आप लोगों को याद होगा। एक बार थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया था किस डेट में? तो जनवरी 12, 24 अप्रैल, 6 यहाँ पर जून या फिर मार्च 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर डी। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 3 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया था। थीम थी अब की बार की यहाँ पर रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये यहाँ पर ये बेसिक चीजें थी। और इसके साथ में यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट किया था 3 मार्च को? क्योंकि CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, तो ये इसके तहत यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिसके चलते हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इनको थोड़ा सा नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो ओरिजिनली यहाँ पर ये बेसिकली 3 लिस्ट होती है संविधान में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ओरिजिनली ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आया करती थी, पर लेकिन ये लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अकेला स्टेट काम नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, हम लोग को भी थोड़ा सा हाथ बटाना पड़ेगा। तो उसने इसको स्टेट लिस्ट में से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। और ये ऐसे तो डलेगा नहीं, इसको डालने के लिए आप लोगों को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको डाला गया। तो जब यहाँ पर संविधान में संशोधन डल के यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाला गया तो फिर यहाँ पर अब क्या हो गया? अब सेंट्रल स्टेट दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो ये तो होगी यहाँ पर इनकी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 51 के ए में बेसिकली यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज है और उसके जी पार्ट में यहाँ पर ये बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट आप लोगों को करना है। तो उसमें यहाँ पर कंप्लीटली ये सारी चीजें मेंशन की गई है, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि हम लोग को इन्वायरमेंट को एक तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। इसी के साथ में जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर आर्टिकल 48A आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टेट जो है उसको सेफगार्ड करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां यहाँ पर ये, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के बेस पर हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया जिसको आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलते हैं। कोई भी स्पीसीज अगर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में होती है उसे हम लोग बोलते हैं कहां पर क्या क्या चीजें मेंशन है। तो ये सारी चीजें यहीं से ही निकल कर आती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसा रहा है आज का डिस्कशन? आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को सारे शेड्यूल के बारे में यहाँ पर बता दिया, एक एक पॉइंट आप लोग क्रिस्टल क्लियर किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल वाटरवेज के बारे में कई सारी बातें की, क्या क्या मुद्दे थे सारी हम लोगों ने चीजें एक एक कर समझी, डिटेल में चीजें आप लोगों को बताई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये SSSY जो कि यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड स्कीम थी उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया। हमारी कंट्री में जो एक्सरसाइज है अलग अलग देश के साथ में वो कौन कौन सी है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट कर यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल देखे, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बात की थी महिलाओं के इंपावरमेंट से रिलेटेड, जो 100% महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पर पार्क बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क, उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। इसी के साथ में कौन कौन से आर्टिकल है यहाँ पर इसके बारे में मैंने पूछा था। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कौन सा आर्टिकल है वो भी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन में डिफरेंस आप लोगों को काफी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको लेकर टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे के बारे में बातें की, जो कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और था आप लोगों का जिसे मैंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में
काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये सारे पॉइंट जो थे एक एक कर मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन इनमें से आप लोगों ने सही किए हैं और कितना कुछ आप लोगों को नया जानने को मिला है ये जरूर बताएगा और फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, ठीक है। तभी मुझे भी अच्छा लगता है, इससे आप लोगों को फायदा होगा, यानी कि वीडियो में जितना इंटरेस्ट आप लोग लेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी। तो इसलिए अच्छे से इसको एंजॉय किया करो और रिवीजन करते रहा करो। पीडीएफ टेलीग्राम पर सारी मिल जाती है, जाकर इनको डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट होकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो आप, ठीक है।